नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। रामपुर सेशंस कोर्ट ने आजम खान को झटका दिया। एक तरह से आजम खान के वो दोषी ठहराए गए हैं। आजम खान की अयोग्यता का जो फैसला था वो बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई, जिस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सेशन कोर्ट आज ही आजम खान को सजा मुक्त करने की अपील पर सुनवाई करे और फैसला भी दे। आजम खान को 3 साल की सजा पर सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई थी और उनके पारंपरिक रामपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान भी हो गया था। आज के फैसले के चुनाव आयोग किसी तरह की अधिसूचना अब जारी कर सकता है और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सेशन कोर्ट का फैसला आया है, अयोग्यता बरकरार रखी है, पूरे इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे पता लगा सेशन कोर्ट ने जो ओरिजिनल फैसला था उसको बहाल रखा, यानी आजम खान की डिस्क्वालिफिकेशन को बहाल रखा। तो अब ये कोर्ट केस लिटिगेशन तो चलती रहती है, इसके खिलाफ अपील होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इमीडिएट जो क्राइसिस हो गया वो ये था कि अब विधानसभा ने और स्पीकर ने इसको वैकेंट पोस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन के लिए एक दुविधा थी कि उन्होंने जितने भी वैकेंट पोस्ट है उनके ऊपर बाई इलेक्शन करना था। अब वो वैकेंसी साल भर से थी, 6 महीने से थी या 1 दिन पहले थी, वो मटेरियल नहीं है। जितनी भी वैकेंट पोस्ट उस दिन है उन्होंने उनको नोटिफिकेशन में शामिल करके उसका इलेक्शन अनाउंस कर दिया। तो जिसको 1 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, अब वो रोक हट जाएगी। अब मेरे ख्याल से कल इलेक्शन कमीशन उस वैकेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन अनाउंस कर देगी। तो जल्दबाजी की बात कही गई, कैसे आप देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था इसमें। देखिए, जल्दबाजी दो हो सकती है कि एक तो सरकार की, लेजिस्लेचर की, क्योंकि कई बार ये होता है कि देखिए इलेक्शन कमीशन अखबार पढ़ के तो वैकेंट किसी पोस्ट को मानता नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास तो सेक्रेटरी ऑफ द विधानसभा से चिट्ठी आती है कि हमारे यहाँ ये पोस्ट है, ये विधानसभा के पद जो है वैकेंट पड़े हैं। तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन चलती है। क्योंकि बाई इलेक्शन होने वाले थे, इलेक्शन कमीशन को जल्दी ये थी कि भाई बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जो वैकेंट पोस्ट हैं, चाहे वो 1 दिन पहले वैकेंट हुई हो या 6 महीने पहले, उन्होंने तो इलेक्शन अनाउंस करना ही था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को तो जल्दबाजी के इल्जाम में हम न धकेलें तो अच्छा है। लेकिन स्पीकर ने जितनी जल्दी उसको वैकेंट डिक्लेयर कर दिया, कई बार 6 महीने, साल भर तक वैकेंट डिक्लेयर नहीं होता, बल्कि हम रिमाइंडर पे रिमाइंडर पूछते रहते कि भाई क्या पोजीशन है, बताइए। जो जल्दबाजी वहां जरूर हुई है, जो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट की थी, और आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस अभी जिंदा है, अपील में तो जाएगा ही जाएगा, तो उस वक्त उस पर व्यू लिया जाएगा। बिल्कुल। तो सेशंस कोर्ट के जो फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दखल देते हुए कहा कि आज ही आप सुनवाई करें, तो एक तरह से जो न्याय की प्रक्रिया का पालन होता हुआ दिखा भी। हाँ जी, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, ये लफ्ज तो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है और हर कोर्ट को ये इंडिया की वो डायरेक्शन दे सकती है। ये नहीं कह रहे कि क्या फैसला करो, वो सिर्फ ये कह रही है इसकी फौरन सुनवाई करो और इसके ऊपर अपना फैसला सुनाओ। तो सेशन कोर्ट ने उसकी सुनवाई करके अपना फैसला सुना दिया, बजाय इसकी डेट लगाते टालते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत कहना तो दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अप्रोप्रिएट कदम लिया कि भाई अपीलेट प्रोसीजर जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि नीचे से ऊपर तक अपील जाती है। सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हाँ, सीधा ही लास्ट कोर्ट में ये केस चला गया था, तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट वापस जूनियर कोर्ट को भेज देती है, या जो अप्रोप्रिएट कोर्ट है उसकी तरफ केस वापस भेज देती है कि पहले आप फैसला करो। तो जो भड़काऊ भाषण देने के जो मामले, क्या इस पर असर पड़ेगा? क्योंकि क्या आपको लगता है अब इसके बाद नेतागण बचेंगे गलत बयानी करने से? नहीं, वो इशू भड़काऊ भाषण देने का, हेट स्पीच, तो इज ए सेपरेट इशू, और वो जिससे हम लोग डील करते ही रहते हैं, और इलेक्शन कमीशन के सामने होते ही है। नॉर्मली जब इलेक्शन का मॉडल कोड डिक्लेयर हो जाता है
उस वक्त उसके बाद हेट स्पीच बहुत कम हो जाती है। इक्का दुक्का कोई बहुत ही ज्यादा बहादुर नेता होंगे जो फिर भी स्पीच देते हैं, लेकिन उनको सजा मिलती है फौरन। और सजा ये हो सकती है कि 2-2 3-3 दिन के लिए वो डिबार हो जाते हैं कि भाई कैंपेन नहीं करेंगे। जो 14 दिन के कैंपेन लिमिटेड पीरियड में तो दो दिन का, 3 दिन का या 1 दिन का जो बाहर और लगना भी वो अच्छे खासी सीरियस पनिशमेंट मानी जाती है। लेकिन इक्का दुक्का केसेस हैं जहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे किसी सवाल उठाया कि भाई मॉडल कोड वायलेट हो और आपने एक्शन नहीं लिया, लेकिन अदरवाइज इलेक्शन कमीशन इज वेरी प्रॉम्प्ट। साहब को लगता है जो ये इक्का दुक्का दिन जो डिबार करते हैं उसका कुछ वाकई असर पड़ता है? क्योंकि कितनी बारी देखा गया उनको गंभीरता से इस सजा को नहीं लिया गया। तो भड़काऊ भाषण पर लगाम लगे, क्या किया जा सकता है? क्या कुछ और इसके प्रावधान बदलने की जरूरत है? इसमें लगाम लगाना बड़ा आसान काम है। इसलिए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ सरकार को, ये पुलिस को मालूम है आईपीसी के 3-4 सेक्शन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट तो चलिए उस वक्त अमल में आएगा जब इलेक्शन शुरू हो गया, लेकिन बाकी तीनों तो इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी है। आईपीसी के सेक्शन पे सेक्शन है जिसमें 3-3 साल की सजा है। बस किसी को इन्वेस्टिगेशन ही चलती रहती है, किसी को अगले दिन ही कटहरे में खड़ा कर देते हैं। तो ये जो पक्षपात होती है इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन, वेरी पुअर इम्प्लीमेंटेशन। जिसके ऊपर पुलिस के ऊपर सबसे पहले सवाल उठता है कि वो पक्षपात क्यों करते हैं। ऑब्वियसली पक्षपात इसलिए करते हैं कि उनको पॉलिटिकल मास्टर्स का दबाव होता है उनके ऊपर, उनके पूछे बिना या उनको खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। हमें इसका सुधार, और वो अगर खुद नहीं सुधरते तो जुडिशरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। जो अखबार और मीडिया में तो ये रिपोर्टेज बिल्कुल आती रहती हैं, और हमारे सारे जजेस भी टीवी भी देखते हैं और अखबार भी पढ़ते हैं। तो और 10 सोर्सेज जिससे उनको पता लगता है, उसके ऊपर के हेट स्पीच पे हेट स्पीच हो रही है। 6-6 महीने, साल भर तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। अभी लेटली सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 केसेस पे कमेंट भी की, लेकिन सिर्फ कमेंट काफी नहीं, सख्ती से पुलिस के डीजीपी को समन कर लेना चाहिए था और सरकारों को लताड़ना चाहिए था। तो ये लास्ट रिजॉर्ट जुडिशरी है, जुडिशरी को इसमें और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। कभी कभार वो उसके ऊपर चिंता जाहिर कर देते हैं, वो कभी कभी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो हमेशा होनी चाहिए। जब ये देखे कि वायलेशन हो रही है उसके ऊपर और एक्शन नहीं हो रहा तो कोर्ट की इंटरवेंशन जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो नियम है हमारे सामने, लेकिन जो हमारे नेतागण हैं वो बचते नहीं है। और दूसरी बात इम्प्लीमेंटेशन की बात है, और पक्षपातपूर्ण जब रवैया होता है तो उसका असर पड़ता है। बहरहाल आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं, और इसी मामले में हम सीधे आपको लिए चलते हैं रामपुर सेशन कोर्ट। हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, रवीश रंजन शुक्ल वहाँ पर मौजूद है। रवीश, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब से अदालत का भी ये आजम खान अयोग्य करार दिए गए हैं, वहाँ के पॉपुलर नेता हैं एक तरह से, क्या असर पड़ा है, क्या वहाँ पे लोगों का कहना है? में आज बहस हुई है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो बहस में आजम खान की तरफ से जो बहस किया वकीलों ने, उसमें उनका एक मेन पक्ष था कि जो हेट स्पीच जो रिकॉर्ड की गई है, जिस सीडी को पेश किया गया है, उसकी विश्वसनीयता पर आजम खान के जो वकील हैं उन्होंने सवाल खड़े किए और ये कहा कि ये जो प्राइमरी सोर्स है वही गलत है। यानी जिस कैमरे से उस हेट स्पीच को रिकॉर्ड किया गया है, उस कैमरे की चिप में से उस भाषण को डिलीट कर दिया गया। तो उनका एक मेन पॉइंट यही था कि इसी के वजह से प्राइमरी जो सबूत है उससे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है और इसकी जो है वो परीक्षण करवाने की ज़रूरत है। तो जो हेट स्पीच के तहत एक जो मुख्य सबूत था, जो सीडी जो पेश की गई थी, उसकी विश्वसनीयता पर आजम खान के वकीलों ने सवाल खड़े किए। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए, उनका ये कहना था कि आजम खान सांसद भी रह चुके हैं और एक जिम्मेदार पद पर रहे हुए हैं और उन्होंने कभी भी अपनी उस हेट स्पीच को ये नहीं कहा कि ये मेरी हेट स्पीच नहीं है। तो इसी के चलते सीडी की विश्वसनीयता पर कोई बात ही नहीं आ रही है, क्योंकि जब खुद जिसने हेट स्पीच किया है वो खुद ही नहीं कह रहा है कि ये हेट स्पीच हमने नहीं दी है, तो फिर
इसी के चलते जो है वो स्टे पिटीशन जो है वो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब जो बात आपने निधि कही कि 10 बार लगातार यहाँ पर जो है आजम खान जीत चुके हैं और एक सियासी रसूख है रामपुर में आजम खान का, और शायद ये पहली बार हो कि रामपुर के विधानसभा के उपचुनाव में आजम खान के परिवार का कोई ना हो, क्योंकि एक आजम खान जो है रामपुर कहीं ना कहीं उनकी वजह से जाना जाता रहा है सियासी तौर पर। तो एक बहुत बड़ा झटका आप कह सकती हैं। हालांकि कानूनी तौर पर आजम खान को एक के बाद एक झटके मिलते रहे हैं, ये भी उसी की एक कड़ी है, लेकिन ये इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है कि इससे जो है वो आजम खान सियासी तौर पर कमजोर हुए हैं। अब आजम खान की सियासत कैसे चलेगी, तमकीन से हम बात करते हैं, क्योंकि आजम खान की सियासत को तमाम सालों से ये देखते रहे। तमकीन भाई ये बताइए, 10 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रहे हुए हैं, एक लंबा कैरियर है। आप बता रहे थे 80 के दशक के बाद से रामपुर की सियासत में उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। अब इस बार वो सियासी तौर पर कमजोर हुए हैं, क्या उनके परिवार का कोई चुनाव इस बार लड़ेगा, उपचुनाव? देखिए, ये उपचुनाव जो है वो शायद पहली बार ऐसा होगा पिछले 30-40 साल में जो आजम खान खुद या उनके कोई परिवार का यहाँ रामपुर नगर विधानसभा से नहीं लड़ रहा है, क्योंकि 77 से 1977 में पहली बार आजम खान यहाँ से चुनाव लड़े थे। हालांकि वो पहला चुनाव हार गए थे, यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे मंजूर अली खान, उनसे उसके बाद से लगातार। लेकिन एक बात और बताइए, आजम खान की वाइफ क्या चुनाव नहीं लड़ सकती? जी, उनकी वाइफ जो है वो जब ये अभी 1994 में इसमें इलेक्शन जीते थे, लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ था अभी, सॉरी 94 में नहीं, 2014 में। हाँ। तो 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये बसपा के गठबंधन से खड़े हुए थे। हाँ। और लोकसभा के लिए जब ये इलेक्ट हो गए थे तो इन्होंने अपनी जो विधायकी थी उससे रिजाइन किया था, और उन्होंने अपनी वाइफ जो डॉक्टर तजीन फातिमा है उनको पहली बार पॉलिटिकली इलेक्शन में इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि वो पहले राज्यसभा। तो इस बार वो क्यों नहीं लड़ सकती हैं चुनाव? नहीं, देखिए, वो एक तो एज भी है, स्वास्थ्य की भी समस्याएं हैं, दूसरी बार उनके ऊपर भी तमाम मुकदमे चल रहे हैं। और एक चीज और कही जा रही थी कि बहू शायद हो सकता है कि लड़े चुनाव। जी, देखिए, उनकी बहू जो है वो जो बड़े बेटे की वाइफ हैं। हाँ। उनके लिए कई बार ये चर्चा हुई थी कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जो फैमिली में ऐसा कोई निर्णय हो नहीं रहा। आजम खान नहीं चाहते कि अपनी बहू को जो है वो इलेक्शन की राजनीति में उतारे। और बड़ा जो खुद उनका बेटा है आजम खान, वो राजनीति में कोई दिलचस्पी रखते नहीं है। अच्छा। और उनके जो छोटे बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खान, वो पहले ही विधायक हैं स्वार विधानसभा क्षेत्र से। तो उनके परिवार में, हालांकि वो एक राजनीतिक परिवार है, एक बड़ा परिवार है, और सभी लोग लगभग राजनीति से उसमें तो रामपुर सदर की जो चुनाव होगा उसमें उस तरीके की सियासी हलचल आप देखते हैं कि होगी उपचुनाव में अगर आजम खान का परिवार से कोई नहीं लड़ता है? देखिए, सियासी हलचल तो ज़रूर होगी, क्योंकि सबसे पहला मौका ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें जागी हैं कि हम ये सीट। तो निश्चित तौर पर निधि, आप देख सकते हैं कि जैसा तमकीन बता रहे थे कि इस बार शायद 80 के बाद पहली बार हो जबकि रामपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है वो बिना आजम खान के परिवार की सियासत के बिना हो। तो ये एक कहीं न कहीं इस फैसले की वजह से जो है झटका मिला है। बिल्कुल, और कई आर्थिक अनियमितताएं भी सामने आई, तमाम मामले हैं, तो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं देश की बात में और महाराष्ट्र का रुख करते हैं। अपनी अवैध गिरफ्तारी के बावजूद जिस तरह से 103 दिन जेल में रहकर आए संजय राउत ने कहा है कि उनके मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं है। उन्होंने ईडी के खिलाफ कुछ बोलने से इनकार किया है। ये भी कहा है कि हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की और ऐसे में सवाल उठने लगा है क्या संजय राउत के तेवर नरम पड़ गए हैं? अगर हाँ तो क्यों? एक रिपोर्ट। 103 दिन बाद जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आए संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे तो उद्धव ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। रश्मि ठाकरे ने माथे पर टीका लगाया। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों के सामने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्यों ना ईडी को बंद कर दिया जाए। कल की जो उनकी ऑर्डर है, मुझे लगता है कि देश के लिए वो मार्गदर्शक होगी। और ये जो सरकार है सिर्फ राज्य की नहीं, केंद्र की, लगता है कि ये जो केंद्रीय संस्थाएं इनके पालतू जानवर हो गए, पालतू जानवर, तो उनकी भी एक ज्यांना मराठीत विश्वासार्हता म्हणतो वो तो खत्म हो चुकी है। और अब किसी ने पूछना चाहिए कि इसी तरीके से अगर ईडी
अपना कामकाज करती रहेगी तो क्या ईडी कार्यालय बंद होना चाहिए क्या? संजय राउत की जमानत पर पीएमएलए कोर्ट का फैसला विपक्ष के इन आरोपों को बल देने वाला है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि फैसले में साफ शब्दों में लिखा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध थी। संजय राउत ने भी बुधवार की रात जेल से निकलने के बाद कहा था कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिल्ली से आया था और अब वो पछताएंगे, लेकिन गुरुवार सुबह अचानक से उनके तेवर बदले नजर आए। सुबह मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि उनके मन में किसी के प्रति गुस्सा नहीं है। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की। देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूँ, कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूँ उनको। जो मेरा निरीक्षण है कि इस राज्य का नेतृत्व आज भी फडणवीस जी कर रहे हैं। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृहमंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। तो आपके तेवर से लग रहा है कि आप थोड़ा नरम हुए हैं पहले से। नरम होने का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्यों नहीं मिल सकता हूँ मैं? अगर मैं सांसद हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, कुछ सरकारी काम है, मेरा भाई एमएलए है यहाँ, तो किसी काम के लिए मिल नहीं सकते हैं क्या? और मैंने पढ़ा है, जब मैं जेल में था फडणवीस जी ने कहा था कि जो कटुता है हमारे महाराष्ट्र में बढ़ गई वो कम होनी चाहिए, और मैंने उनका स्वागत भी किया। संजय राउत की रिहाई पर उनके घर के पास बैनर लगा था कि टाइगर इज बैक, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत की भाषा बदल गई? मुझे लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो फ्रीडम, जो स्वतंत्रता आपको एक नेता के रूप में मिलती है, जैसे कि सांसद और विधायक दोनों को विशेष रूप के कुछ अधिकार हैं, बातें कहने के और अपनी कुछ कार्रवाई करने के। जो अधिकार जेल में जाने के बाद पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं, जो ठंडे पड़ जाते हैं सारे, तो उनको ये अभी पता चल गया होगा कि संसद में बात करना, अपना पक्ष रखना एक अलग बात है, लेकिन जेल जाने के बाद कोई किसी का नहीं है। जो कानून के दायरे में आ गया वो फंस गया। तो मुझे लगता है ये बात उनको रोक रही है कि ये सारा कहना उनको पड़ रहा है। इसके पीछे मुझे यही कारण लगता है। संजय राउत की जमानत पर फैसले में अदालत ने ईडी पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि एजेंसी आरोपी की गिरफ्तारी पर तो तेजी दिखाती है, लेकिन मुकदमा चलाने में सुस्त हो जाती है। साफ है, संजय राउत की जमानत अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट का आया फैसला देश की सभी विपक्षी पार्टियों को केंद्र को कटघरे में खड़ा करने का अच्छा मौका है, लेकिन ईडी पर संजय राउत की चुप्पी ने मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त जैसी हालत बना दी है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण सर, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। कल जो ये पूरा मामला सामने आया था और जिस तरह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां की थी, आप कैसे देख रहे हैं उन टिप्पणियों को? आज की रिपोर्ट इस पर भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन फिलहाल किस तरह से देख रहे हैं जब कहा था कि ये गिरफ्तारी ही अवैध थी? ये तो देखिए, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ जो फैसला आया है। और ये मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जो एक्टिविस्ट सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरी तरह से सरकारी संस्था है और सरकार के तहत है और सरकार ही उनकी नियुक्ति करती है। जैसे सीबीआई डायरेक्टर की तो नियुक्ति में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस भी होता है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टर की नियुक्ति में सिर्फ सरकार ही करती है। दूसरी बात, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ऐसा मायने दे दिया गया है कि अगर कोई आदमी कोई अपराध करता है और उससे कुछ पैसे कमाता है और फिर दूसरा आदमी उससे कोई भी डीलिंग करे, चाहे उस डीलिंग का उस अपराध से कोई जुड़ाव, कोई कनेक्शन ना हो, फिर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ले आती है और उस जने को अरेस्ट कर लेती है या उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और यही संजय राउत वाले केस में हुआ, जिसके बारे में टिप्पणी करी गई कि भाई बाद में अगर उस जने से जिसने की कोई अपराध किया है उससे किसी की कोई डीलिंग हो और उस डीलिंग में उस जने को कुछ भी ना पता हो कि भाई इसने क्या किया है या उस डील का उस अपराध से कोई संबंध ना भी हो, फिर भी आप उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ले आते हैं।
तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक चीज है। अब मैं किसी से अगर कोई डील करता हूं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता हूं, किसी से कोई चीज खरीदता हूं, मैं ये पहले पता करूं कि उसने पहले कोई अपराध किया है कि नहीं किया, और उसने उस अपराध से कोई पैसे इकट्ठा करे हैं कि नहीं करे। मतलब एब्सर्ड सा इंटरप्रिटेशन हो गया है। और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में जब इस कानून को चुनौती दी गई और ये जो अमेंडमेंट्स वगैरह करे गए थे कई सारे, उसमें अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस समय अपहोल्ड भी कर लिया। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह से आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिहेव कर रहा है कि भाई किसी अपराध से कोई कनेक्शन ना हो, सिर्फ अपराधी के साथ अगर उसका कोई डीलिंग है और उसको पता भी नहीं है कि भाई ये अपराधी है, फिर भी आप उसको उसमें उस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ले आते हैं। सर, इसमें ये सब बिल्कुल जी, ईडी ने इसमें आरोप लगाया था कि 1.5 करोड़ के करीब इनके अकाउंट्स में, उनके परिवार के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन अभी जो ये बेल मिली है सिर्फ, ये तो हाई कोर्ट में जाएगा, तो कानूनी जो है अभी ये मामला प्रक्रिया चलेगी। इसको हम एक तरह से क्लीन चिट नहीं मान सकते हैं संजय राउत को। नहीं, वो तो ठीक है, अपील वगैरह में जाएगा, लेकिन जो बोला है उस जज ने वो बिल्कुल सही बोला है कि बिल्कुल दुरुपयोग किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर्स का। और ये सब दुरुपयोग राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, जो विपक्षी राजनेता हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो अब मेन एजेंसी बन गई है सरकार के हाथ में, जिसका इस्तेमाल सरकार कर रही है ऑपोजिशन को हैरेस करने के लिए, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट को हैरेस करने के लिए। तो क्या यही एक कारण आप मानेंगे, क्योंकि आज जो हमने रिपोर्ट देखी संजय राउत की कि उनके बोल नरम पड़ गए हैं, वो एक तरह से बहुत बोलते थे, आज तो वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने जो सरकार है उनकी तारीफ की, कुछ सवाल नहीं उठाए, केंद्र के प्रधानमंत्री से मिलने की बात की, गृह मंत्री से मिलने की बात की, तो इसे कई लोग कह रहे हैं कि ये दबाव के कारण इनका रुख बदला। ऐसा है क्या? आपका क्या आंकलन? नहीं, हो सकता है, मैं तो उनको जानता नहीं हूं, पर बिल्कुल हो सकता है कि दबाव के कारण उनका रुख बदला हो, क्योंकि कई सारे राजनेता ऐसे होते हैं जो कि इतना ज्यादा लड़ने की क्षमता नहीं रखते। संजय राउत तो ऐसे नहीं दिख रहे थे कि जो लड़ने की क्षमता ना रखते हों, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब जरूर है उनका जो रुख है। लेकिन जब तक मैं क्लोजली इस चीज को ना जानूं तब तक मैं और कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, आज उद्धव ठाकरे को हमने पहली बार हिंदी में बोलते हुए सुना, और जिस तरह से ईडी के लिए वो अविश्वास की बात कह रहे थे, उन्होंने कहा, एक तरह से ये भी कह दिया कि कार्यालय बंद होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी बात मराठी से निकलकर हिंदी में कही है कि ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंची शायद। नहीं, बिल्कुल सही कही है और कहना भी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ब्लेटेंट, एकदम खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसीज का, खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। और सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ही नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा दुरुपयोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हो रहा है। जो इनका डायरेक्टर है उसको बिल्कुल अवैध एक्सटेंशन दे दिया गया करीब 1 साल पहले, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसको और एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। हम लोगों ने जब उसका जो पहले एक्सटेंशन किया गया था उसको जब चुनौती दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, उसका एक्सटेंशन गलत था, लेकिन उनका टेन्योर नवंबर में एक्सपायर हो रहा है, इसलिए हम उसको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन नवंबर के बाद, पिछले साल के नवंबर के बाद और एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी सरकार ने कानून को अमेंड करके उसको फिर से एक्सटेंशन दे दिया, जबकि बिल्कुल स्पेसिफिक डायरेक्शन था उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। तो इसलिए मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बिल्कुल सरकार के हाथ में कठपुतली है और बिल्कुल इसका पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं। जेएनयू से जुड़ी हुई खबर आ रही है। जेएनयू में 2 छात्रों के गुटों में जमकर मारपीट हुई है। ताप्ती हॉस्टल में रहने वाले छात्र का दूसरे हॉस्टल के छात्र से विवाद हुआ। दोनों तरह से बाहरी लोगों को जेएनयू में बुलाया गया, उसके बाद मारपीट हुई। पुलिस टीम मौके पर है। फिलहाल पुलिस को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है।
और इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र में। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में आज किस तरह से एनसीपी के नेता भी जुड़े, सुप्रिया सुले जुड़ी इसमें, तो हमारे सहयोगियों के पास चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो देश की बात में बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। तो ये यात्रा आज महाराष्ट्र में है। एनसीपी के नेता भी, खास बात ये रही कि इसमें शामिल हुए। सेहत की वजह से शरद पवार इसमें नहीं थे, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, जितेंद्र अवार्ड थे। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा यहाँ पे थे और जानकारी दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का नांदेड़ में आज चौथा दिन है और इस तरह से महाराष्ट्र का भी चौथा दिन है। अब आप देखेंगे कि जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मेरे पीछे राहुल गांधी चल रहे हैं, काफी सुरक्षा है, इस चीज से आगे हम जा नहीं सकते हैं। लेकिन आज उनके साथ इस भीड़ में, इस यात्रा में एनसीपी के नेता जुड़े हुए हैं। सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, सांसद हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही जयंत पाटिल जो महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष हैं वो जुड़े हुए हैं। जितेंद्र अवार्ड भी जुड़े हुए हैं। सुशांत सिंह जो अभिनेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब धीरे धीरे शाम होते होते ये जो सभा है ये एक जगह पर रुकेगी जहाँ पर राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी कांग्रेस की सभा होने वाली है। पुलिस सुरक्षा आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े पैमाने पर। और राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं। आज 63वां दिन है उनका और लगातार वो पहले, ये छठा राज्य है, नांदेड़ में पिछले 4 दिनों से चल रहे हैं। कुल 5 दिनों में 102 किलोमीटर से ज़्यादा का सफर वो केवल नांदेड़ में तय करने वाले हैं। और आज अगर आप तस्वीरें देखें, जिस तरह से बड़े पैमाने पर भीड़ आप देख पा रहे हैं केवल राहुल गांधी के लिए, उससे समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी यात्रा फिलहाल चल रही है जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से फिलहाल गुजरती दिख रही है। नांदेड़ से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और आइए देश की बात में अब सीधे चलते हैं कर्नाटक। ओवैसी की पार्टी AIMIM को हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की इजाजत प्रशासन ने दी है। हालांकि इसके लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। बेंगलुरु में भी टीपू जयंती मनाई गई। 10 नवंबर को सरकारी खर्च पर टीपू जयंती मनाने की शुरुआत 2015 में सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री के तौर पर की थी। बाद में बीजेपी सरकार ने इस पर विरोध किया था। हालांकि इतिहास के मुताबिक 10 नवंबर को ना तो टीपू का जन्म हुआ था और ना ही उनकी मृत्यु। कांग्रेस नेता और विधायक जमीर अहमद खान टीपू सुल्तान की वेशभूषा में। जश्न बेंगलुरु शहर में मनाया जा रहा है। यह दूसरी तस्वीर बेंगलुरु के पास देवनाहल्ली की है। टीपू के वंशज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जहां 1 दिसंबर 1751 को टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। बर्थप्लेस है हजरत टीपू सुल्तान चीत का, जो तामीर रीरेनोवेटेड फोर्ट है, कई मंदिर हैं जो बनाए हजरत टीपू सुल्तान, वो है। और एक देवस्थान है, जिस देवस्थान का नाम हनुमान देवस्थान है, जहाँ पे गोवर्धन स्वामी टीपू सुल्तान चीत को भगवत गीता और अदर रिलीजन के कॉन्सेप्ट जो सिखाए, वो उनकी मंदिर वहाँ पर है। 10 नवंबर 2015 के दिन दीपावली थी। उसी दिन टीपू जयंती मनाने की शुरुआत उस वक्त के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने की। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपटना के पास मन्यम अयंगार ब्राह्मण इस दिन दीपावली की जगह मातम मनाते हैं। उनका आरोप है कि इसी दिन टीपू सुल्तान ने बड़ी संख्या में उनके पूर्वजों का कत्लेआम करवाया था। हालांकि इतिहासकार इससे सहमत नहीं। सवाल ये उठता है कि जब 10 नवंबर को न तो टीपू का जन्मदिन है और न ही इस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो फिर सिद्धरमैया ने टीपू जयंती किस आधार पर 10 नवंबर को मनाने का फैसला किया? इसका जवाब सिद्धरमैया कभी नहीं दे पाए और न ही वो लोग जो टीपू जयंती इस दिन मनाते हैं। टीपू का जन्मदिन उसी दिन है, 10 नवंबर को ही टीपू हजरत टीपू सुल्तान ने पैदा हुए थे। लेकिन वो तो 1 दिसंबर बताते हैं। नहीं, हमारे हिसाब के अंदर से 10 दिसंबर।
टीपू सुल्तान के समर्थन और विरोध को लेकर आज मुट्ठी भर लोग दोनों तरफ से भले ही तलवार खींच ले, लेकिन टीपू सुल्तान अपने महल से निकलकर लोकगीतों, किताबों और रंगमंच तक पहुंच चुके हैं। कठपुतलियां थिएटर ग्रुप पेश करते हैं गिरीश कर्नाड का लिखा मशहूर ड्रामा टीपू सुल्तान के ख्वाब, ट्रांसलेटेड एंड डायरेक्टेड बाय जफर मुहिउद्दीन। हमारे 3 दुश्मन हैं, अंग्रेज, मराठा और निजाम। टीपू सुल्तान में वो सभी खूबियां और खामियां थी जो उस दौर के राजा महाराजाओं में हुआ करती थी, लेकिन सदियों बाद टीपू सुल्तान को एक बार फिर जिंदा किया गया है राजनीतिक हित साधने के लिए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो एक बार फिर से हम लोग रुक करें जेएनयू का। जेएनयू में 2 छात्रों के गुटों में जमकर मारपीट हुई है। ताप्ती हॉस्टल के रहने वाले छात्र का दूसरे हॉस्टल के छात्र से विवाद हुआ था और इस पर अधिक जानकारी के लिए मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, क्या मामला है यहाँ पर? देखिए, अभी जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से ताप्ती हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्रों का नर्मदा हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्रों से विवाद हुआ और विवाद के बाद जो है इन छात्रों ने कुछ बाहर के छात्रों को बुलाया और उसके बाद दोनों ही गुटों में मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं, 2 छात्र घायल हैं। हमारे पास जो वीडियो है उसमें दिख रहा है कि किस तरह से जो छात्र हैं वो डंडे लेकर वहां पर घूम रहे हैं, लाठियां लेकर घूम रहे हैं। और जैसे ही इसकी जानकारी जो जेएनयू स्टाफ है उसकी तरफ से पुलिस को दी गई, बसंत विहार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने जाकर फिर पूरे मामले को शांत कराया है और तमाम जो रास्ते से जेएनयू के जो गेट थे उनको पुलिस ने कुछ देर के लिए बंद भी करा दिया था कि बाहर के लोग अंदर ना आने पाए। लेकिन फिलहाल जो हालत है वो सामान्य है और पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी भी छात्र की तरफ से उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। जैसे ही शिकायत आएगी वो केस दर्ज करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। तो अभी पुलिस मौके पर मौजूद है और वहां पर हालात सामान्य है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वहां पर 2 गुटों के बीच में काफी बवाल हुआ, मारपीट हुई और इसमें 2 छात्र मामूली तौर पर घायल हो गए। हाँ, जो आपने घायल की बात हुई है, एक तो राहत की बात यह कि आप कह रहे हैं कि मामला अब संभल गया है और वहां पे हालात सामान्य हैं। जो छात्र घायल हुए हैं किस तरह के घायल हैं, क्या वो डिटेल्स दे सकते हैं या चिंता की बात अब नहीं है? देखिए, 2 छात्र घायल हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं और पुलिस कोशिश कर रही है कि वो लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, लेकिन अभी छात्रों की तरफ से पुलिस के पास कोई कंप्लेंट या शिकायत नहीं पहुंची है। एहतियात के तौर पर वहां पर जो लोकल पुलिस थाने की पुलिस है वो तैनात है और जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल अब दोनों तरफ से छात्र जो है शांत हैं और अपने अपने हॉस्टल्स में वापस लौट गए हैं। कुछ लोग बाहर से आए थे, वो कौन लोग थे इसकी भी जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को चेक किया जा रहा है कि कुछ जो लोग बाहर आए थे उन बाहरी लोगों को किसने बुलाया था और क्या उन लोगों ने मारपीट की है, तो ये भी जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस मौके पर है और हालात सामान्य है और पुलिस का कहना यह है कि जैसे ही कंप्लेंट मिलेगी तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मुकेश, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द और जानकारियां सामने आए। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं देश की बात में। तो बात अब दिल्ली के एमसीडी चुनावों की। दिल्ली नगर निगम चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में ये चुनाव बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी के लिए जाना जाएगा। किस तरह की महिला उम्मीदवार टिकट के लिए जोर लगा रही हैं, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर दिल्ली बीजेपी का मुख्यालय, दफ्तर के बाहर होर्डिंग पटे हुए हैं, दफ्तर के अंदर बड़ी संख्या में टिकटार्थी डटे हुए हैं, खासतौर से महिलाएं। बायोडेटा जमा करने के लिए बाकायदा एक बॉक्स बना दिया गया है। शकुंतला देवी बीते 1 हफ्ते से रोजाना अपने पति के साथ बीजेपी दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं। शकुंतला देवी उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार वार्ड से निगम चुनाव लड़ना चाहती हैं।
शकुंतला जी का कहना है कि 20 साल से पार्टी की सेवा कर रही हैं। टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए, उनको नहीं जो अपने पति के नाम पर टिकट ले जाते हैं। लोग हैं जो सब घर में बैठे हैं, सबके हस्बैंड काम कर रहे हैं और अपनी बीवियों के नाम से मांग रहे हैं। अच्छा, वो महिला सीट हो जाती है इसलिए उनके नाम से मांग लेते हैं। हाँ जी। तो आप तो कहने हम तो कार्यकर्ता हैं पार्टी की। हाँ, तो हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को दो, घर बैठे इनको क्यों दे रहे हो। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं, जिनमें 125 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए नेता अपनी पत्नी को मैदान में उतारते हैं। चांद सोलंकी अपनी पत्नी के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मटियाला वार्ड से टिकट मांग रहे हैं। बताते हैं कि बीते 32 सालों से साहिब सिंह वर्मा के जमाने से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पिछली बार सीट जनरल थी तो अपने लिए टिकट मांगी, नहीं मिली। अब महिला के लिए आरक्षित हो गई है, इसलिए अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। कोशिश किया था पहले उसमें एमसीडी के इलेक्शनों के लिए, तब नहीं हमें मिल पाया था। तो उस टाइम जनरल जेंट्स थी, अब लेडीज हुई है। तो सबसे दावेदार यही हैं आज की इस सीट के लिए। मेरे हस्बैंड 32 सालों से लगे हुए हैं इसमें, पूर्ण रूप से सहयोग किया है हर तरीके से। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी चहल पहल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पार्टी ने टिकटार्थियों से अपना बायोडेटा जिला अध्यक्ष को देने को कहा है। 30 साल की अलका शर्मा उत्तर पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर वार्ड से टिकट चाहती हैं। बताती हैं कि आधी उम्र अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष और समाज सेवा में निकाल दी। केवल निगम चुनाव से ही उम्मीद है, क्योंकि 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, वरना विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। कभी विधानसभा चुनाव लड़ने की सोची आपने या लोकसभा? बिल्कुल नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सोच पाऊंगी। ये तो जैसे तैसे अब एमसीडी में एक मौका मिला है, जैसे तैसे। इससे पिछली बार हमारा वार्ड पहले महिला, फिर एससी, अब महिला हुआ है, तो फिर अब तो चांस नहीं खोना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं ऐसी वेट करती रही तो विधानसभा और लोकसभा को तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी अवसर मिल पाएगा। दिल्ली में तीसरी प्रमुख पार्टी कांग्रेस है। मोना शौकीन 2014 से पार्टी से जुड़ी हैं। 2016 से वार्ड की महिला अध्यक्ष हैं। पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग वार्ड से अपना टिकट पक्का मान रही हैं। पार्टी का सबसे पहले ये कहना है कि 50% महिलाओं को मान सम्मान पार्टी देगी, और जो सत्य भी है। पर वो तो एमसीडी में रिजर्वेशन ही है, मतलब सम्मान देने की बात नहीं है, वो तो जबरदस्ती और रिजर्वेशन है, इस वजह से जबरदस्ती नहीं है। अगर जबरदस्ती होती तो कार्यकर्ता जो झंडे उठा के जो महिलाएं चल रही हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनको टिकट नहीं आती। अगर रिजर्वेशन वाली बात भी अगर हम आपसे करें तो जिम्मेवारी भी है कि जिन महिलाओं ने मेहनत करी है, जिनका अधिकार है, उनको मिली चाहिए। एमसीडी में अब कुल 250 वार्ड हैं। 125 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी 3 प्रमुख पार्टियों से कम 375 महिलाएं तो चुनाव मैदान में होंगी ही। निगम चुनाव के बारे में ये कहा जा सकता है कि क्योंकि सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाती है, तो नेता पति जबरदस्ती अपनी पत्नी को मैदान में उतार देते हैं, और 5 साल बाद जब रोटेशन के चलते सीट फिर से जनरल हो जाती है, तो अपनी पत्नी को हटाकर खुद चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर राजनीति में महिलाओं को आगे लाना है तो आरक्षण बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अजय जोसेफ और प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। गुरुग्राम के सेक्टर 9 के चिंतल पैराडीसो सोसाइटी के डी ब्लॉक को गिराया जाएगा, वहीं ई और एफ ब्लॉक को प्रशासन ने तत्काल खाली करने के आदेश दिए हैं। आईआईटी दिल्ली के अध्ययन में ये आया है कि इन ब्लॉक्स पे स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं। एक रिपोर्ट। इस खूबसूरत और चमचमाती सोसाइटी के 3 ब्लॉक खोखले हैं। करोड़ों की कीमत वाले इन फ्लैट्स में दरारें हैं और ये रहने लायक नहीं। ई और एफ ब्लॉक में तो लोहे की मोटी छड़ें इमारत को सहारा दे रही हैं। अश्विनी अपने घर के हर कोने में पड़ी दरारों को दिखाते थक नहीं रहे। अंदर से बाहर हर जगह दरार। और ये अब यहाँ से देखोगे ना, डर हर वक्त का है, पर बिना किसी लिखित आश्वासन के घर खाली करने को राजी नहीं। कहा जाता जान है तो जहान है।
अब यहाँ पे जान पर भी आफत है, हर दिन आपको चिंता लगी ही रहती होगी, तो ऐसे में लगता नहीं है कि खाली कर लेना चाहिए? देखिए, अभी हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे जब तक हम खाली नहीं करेंगे। हमें पहले सरकार के द्वारा कुछ ठोस कदम या फिर कोई मतलब ऐसे आश्वासन दिए जाएं जिससे सारे के सारे निवासी आश्वासित हो, तभी कुछ स्टेप लेंगे। किसी की तो जमा पूंजी लगी है, पर जो किराए पर हैं उनके लिए भी घर खाली करना आसान नहीं। हर दिन कपड़े सुखाने में ये लोहे का सपोर्ट देखकर जी तो घबराता है, जान अटकी है, पर घर छोड़ना मुश्किल है। डेली हमारी रात को एक बार तो डिस्कशन जरूर होती है कि भाई कब खाली करें, कैसे करें, कहाँ देखें। और अभी आए हुए 7-8 महीने भी नहीं हुए हैं यहाँ पे। हर साल मकान चेंज करना है, मतलब कोई इजी टास्क नहीं है मकान चेंज करना बार बार। एक बार चेंज करने के बाद में महीना भर तो सेटल होने में लग जाता है, तो वही सारी टेंशन है। अब यहाँ पे नया फर्नीचर लाने की सोच रहे थे, अब सोच रहे हैं कि नए मकान में जाएंगे, वहाँ लेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर गए। इस दौरान उन्होंने लोगों ने वहां पर उनका जोरदार अभिवादन किया। राष्ट्रपति के दफ्तर ने उनकी इस यात्रा का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ थे। इसके बाद जमीन पर बैठकर उन्होंने वहां पर महाप्रसाद भी ग्रहण किया। और इन्हीं दृश्यों के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।